नमस्कार। वेव एंड ऑसिलेशंस बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स के सेकंड पेपर में हम पिछले दिनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है उसको सीखा है। आज हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो है पॉइंटिंग वेक्टर। देखिएगा, फिजिक्स के प्रारंभिक अध्ययन में आपने वेक्टर सीखे हैं। फिर विषय के विकास के साथ साथ आपने एक बहुत महत्वपूर्ण टर्म सीखी है जिसे हम फिजिक्स में फ्लक्स के नाम से जानते हैं। आपको याद आ गया होगा, हम प्रारंभिक अपनी जो क्लासेज हैं उसमें फ्लक्स को सामान्य रूप से नदी में कोई पानी v वेलोसिटी से प्रवाहित हो रहा है और फिर उसमें एक आयताकार कुंडली लटकाई जाए, उस कुंडली के अभिविन्यास वेग की दिशा में, वेग के लंबवत और उसके साथ कोई कोण पर हो सकते हैं। तीनों स्थिति में किस प्रकार से निर्गत पानी की मात्रा होगी, इस उदाहरण की सहायता से आपने फ्लक्स को समझा है और आपने उस एग्जाम्पल में उस आयताकार कुंडली से प्रति सेकंड प्रति एकांक क्षेत्रफल से निकलने वाले जो पानी की मात्रा थी उसको आपने वहाँ पर फ्लक्स कहा था। और उस चूँकि ये पानी के लिए हम काम कर रहे थे तो हमने इसको वाटर फ्लक्स का नाम दिया था। जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का स्टडी करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करते हैं, तो आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स निकाले हैं, ज्ञात किए हैं। मैक्सवेल इक्वेशंस में भी इनका अध्ययन किया है। बेसिकली जो आज का आर्टिकल है पॉइंटिंग वेक्टर, तो पॉइंटिंग वेक्टर भी मूलतः फ्लक्स का ही रूप है, परंतु इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रोपेगेशन के कारण फ्लक्स निकालते हैं और ये जो फ्लक्स निकाला जाता है यह फ्लक्स बेसिकली एनर्जी फ्लक्स है। तो इस एनर्जी फ्लक्स को हेनरी पॉइंटिंग के नाम पर पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। तो इसको हम पॉइंटिंग वेक्टर के स्थान पर यदि एनर्जी फ्लक्स कहें तो दोनों बातें समान होगी। परीक्षा में दोनों नामों से क्वेश्चन आ सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो प्रोपेगेशन है उसकी डायरेक्शन के परपेंडिकुलर यदि एकांक क्षेत्रफल से फ्लो ऑफ एनर्जी, ऊर्जा प्रवाह की दर, अर्थात प्रति सेकंड पार होने वाली विद्युत चुंबकीय ऊर्जा एनर्जी फ्लक्स कहलाएगी। और इस एनर्जी फ्लक्स को कैपिटल P वेक्टर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ऊर्जा फ्लक्स को हेनरी पॉइंटिंग के नाम पर हम पॉइंटिंग वेक्टर कहते हैं। हम ये आर्टिकल ऑलरेडी निकाल चुके हैं कि किसी परावैद्युत माध्यम में समतल तरंगों के लिए जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा घनत्व होता है उसका मान हाफ ऑफ एप्सिलॉन ई स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ बी स्क्वायर बाई म्यू से दिया जाता है। और ये दोनों पद आपस में एक दूसरे के समान होते हैं, इसलिए हम ऊर्जा घनत्व के मान को एप्सिलॉन ई स्क्वायर कह सकते हैं
और बी स्क्वायर बाई म्यू भी कह सकते हैं। अब यदि ये ऊर्जा घनत्व है तो हम टोटल एनर्जी निकालें तो इसका अर्थ होगा कि हमको ऊर्जा घनत्व के मान का इंटीग्रल लेना पड़ेगा। तो मैंने कुल ऊर्जा निकालने के लिए ऊर्जा घनत्व के मान का इंटीग्रल ले लिया है और ऊर्जा प्रवाह की दर के लिए मुझे dt करना पड़ेगा, मुझे माइनस dw/dt करना पड़ेगा। और जब मैं ऐसा कर रहा हूँ तो ये समीकरण बन रही है माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल du/dt ऑफ dv। हम इस समीकरण में u का मान रख सकते हैं। u का मान रख के हम एक रिजल्ट यूज करेंगे ddt ऑफ e स्क्वायर which can be written as ddt of vector e dot e when it is differentiate in term of product form, तो ddx of ub it become 2e dot de by dt. This result is used in above expression. Therefore, we are in receipt of the final form minus dw/dt is equals to minus volume integral epsilon e d by dt plus 1 by mu b dot of dv by dt। इस समीकरण को मैंने इक्वेशन नंबर 2 से मार्क किया है। अब आप देखिएगा जो मैक्सवेल इक्वेशंस है थर्ड और फोर्थ, आपको ध्यान है मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ड्राइव की गई है, जबकि चतुर्थ इक्वेशंस एम्पियर मैक्सवेल लॉ से ड्राइव की गई है। हम इन दोनों रिजल्ट्स का मैक्सवेल की थर्ड और फोर्थ समीकरण का उपयोग समीकरण सेकंड में करते हैं। समीकरण सेकंड में जब हम कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है dw/dt इज इक्वल्स टू माइनस 1/म्यू वॉल्यूम इंटीग्रल e डॉट ऑफ कर्ल b माइनस वेक्टर b डॉट ऑफ कर्ल e। अब हम वेक्टर आइडेंटिटी जानते हैं। एक स्टैंडर्ड वेक्टर आइडेंटिटी है जिसके अनुसार डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर a क्रॉस b वो होता है वेक्टर b डॉट ऑफ कर्ल a माइनस वेक्टर a डॉट ऑफ कर्ल b। हम इस रिजल्ट का यूज़ करेंगे तो इस समीकरण का राइट हैंड साइड जो बन जाएगा वह बन गया है 1/म्यू इज इक्वल्स टू वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ e क्रॉस b dv। अब राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रल मिला है वॉल्यूम इंटीग्रल है, हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रयोग कर सकते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का प्रयोग करके वॉल्यूम इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर किया है। अब देखिएगा वॉल्यूम इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल में ट्रांसफर हो गया है। अब हम प्रति एकांक क्षेत्रफल संचरण दिशा के लंबवत यदि ऊर्जा प्रवाह की दर निकालें तो उसका जो मान होगा वह हो गया है P इज इक्वल्स टू 1/म्यू E क्रॉस B। चूँकि B बराबर म्यू H होता है इसलिए कैपिटल P का मान E क्रॉस H लिख सकते हैं और इसका जो यूनिट होगा वह यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर होगा। यदि विद्युत चुंबकीय तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश में मान लीजिए यूनिट वेक्टर n है तो हम इसमें यूनिट वेक्टर का भी इंट्रोड्यूसन कर सकते हैं और फिर उस केस में P का जो मान होगा वह P का मान होगा 1/म्यू E क्रॉस B n यूनिट वेक्टर है। चूँकि समतल विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों परस्पर लंबवत होते हैं, साथ ही साथ दोनों में जो संबंध है वह संबंध होता है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ E बाई B। हम इस रिजल्ट का उपयोग कर सकते हैं तो उस केस में हमें जो पॉइंटिंग वेक्टर प्राप्त होगा वह पॉइंटिंग वेक्टर एप्सिलॉन b E स्क्वायर n के रूप में प्राप्त होगा, जिसको कि हम BU यूनिट वेक्टर n के रूप में लिख सकते हैं। इस प्रकार से जो पॉइंटिंग वेक्टर है वह पॉइंटिंग वेक्टर विद्युत चुंबकीय क्षेत्रों में ऊर्जा के प्रवाह की दर तथा प्रवाह की दिशा, प्रवाह की दर भी और प्रवाह की दिशा भी दोनों प्रदान करता है। आप इससे तीव्रता का मान भी निकाल सकते हैं, क्योंकि
तरंग संचरण की दिशा के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से निर्गत माध्य ऊर्जा का जो प्रवाह की दर है हम उसको तीव्रता कहते हैं। इसलिए तीव्रता I इजिकल्स टू एवरेज वैल्यू ऑफ P का मान यहाँ लिखा जा सकता है। तो इंटेंसिटी का जो मान हो जाएगा एप्सिलॉन B E स्क्वायर एवरेज ऑफ N। इसका अर्थ, और अब हम एवरेज E निकाल सकते हैं। तो इसका जो E स्क्वायर का जो एवरेज मान आएगा वह एवरेज मान E0 स्क्वायर बाई 2 के बराबर होता है। इसलिए I जो इंटेंसिटी है उसका मान हो जाता है 1/2 एप्सिलॉन B E0 स्क्वायर एन यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर। पॉइंटिंग वेक्टर एग्ज़ाम की दृष्टि से और विषय को समझने की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, हमें इसको ढंग से समझना चाहिए। धन्यवाद।